हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पेपर स्टडी डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग में। और आज इस वीडियो में संविधान की जो सीरीज चल रही है, जिसमें महेश वर्णवाल की जो बुक है उसको हम कवर कर रहे हैं। तो उसमें तीसरा चैप्टर उद्देशिका का है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछली वीडियो में एक प्रश्न था जिसमें 61वां संविधान संशोधन, ठीक है, 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989। जो संविधान की पिछली वाली वीडियो थी उसमें ये था। ठीक है, तो उसमें 61वां संविधान संशोधन 1989 है, वो गलती से मैंने बता दिया आपको 1889। ठीक है, तो उसको वहाँ पे करेक्शन कर लेंगे। चलिए अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न है, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? ठीक है, तो हम भारत के लोग जो है यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो ये कहाँ मिलता है आपको? ये मिलता है संविधान की प्रस्तावना में। संविधान की जो प्रस्तावना है वो स्टार्ट ही इससे होती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ठीक है, ऐसे करके जो है प्रस्तावना शुरू होती है। ठीक है, तो कहाँ पे मिलता है? ऑप्शन नंबर डी। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी, संविधान की प्रस्तावना में। अब प्रस्तावना की बात करें, देखिए प्रस्तावना के लिए सबसे पहले क्या आया था? उद्देश्य प्रस्ताव। और उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेकर आए थे? जवाहरलाल नेहरू। कब लेकर आए थे? 13 दिसंबर 1946 में। ठीक है, कब लेके आए थे? 13 दिसंबर 1946 में संविधान सभा के सामने आया। और ये 22 जनवरी 1947 को क्या हो गया था? पारित हो गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान निर्माता जो थे वो किस मत को मतलब अनुसरण कर रहे हैं, और वो कहाँ पे मिलता है आपको? तो वो मिलता है आपको उद्देशिका में। ठीक है, कि हम अपने भारत को कैसा रखेंगे? लोकतंत्र रखेंगे, गणराज्य रखेंगे, समाजवादी रखेंगे, धर्मनिरपेक्ष रखेंगे। तो ये सारे शब्द आपको कहाँ मिलेंगे? ये आपको उद्देशिका में मिलते हैं। तो संविधान निर्माताओं का मत कहाँ पे प्रतिबिंबित हो रहा है? तो ये हो रहा है प्रतिबिंबित, ये हो रहा है उद्देशिका में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? देखिए भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना की भाषा है उसे लिया गया है, एक मिनट। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, तो आप बताएंगे अमेरिका से ली गई है। पर अगर आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि संविधान की प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए भारत में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। चलिए पहला कथन हो गया। अगला कथन है भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है। कथन नंबर 3 है कि भारत में लोकतांत्रिक समाज है। कथन नंबर 4 है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो इनमें से भी कौन कौन से सही है? देखो भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, सही है, सही है। यहाँ पर लोगों का तंत्र है, यानी कि यहाँ पे लोकसभा चुनी जाती है, सही है, हर 5 वर्ष में। भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है, यानी कि भारत सारे फैसले खुद लेता है, ना कि किसी और देश के दबाव में लेता है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, बिल्कुल लोकतांत्रिक समाज है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, बिल्कुल भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो इस प्रकार से इसका चौथे का जो आंसर हो जाएगा, तो चौथे प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्श एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो उनकी आगे व्याख्या कहाँ की गई है? क्या मूल अधिकारों के अध्याय में उनकी व्याख्या की गई है? क्या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में उनकी व्याख्या की गई है? या मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्यों में उसकी व्याख्या की गई है? तो ये कहाँ पे की गई है? मूल अधिकार। देखिए मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, और कहाँ पे? मूल कर्तव्यों में। तो इन तीनों जगह, यानी कि एक तो भाग 3, ठीक है, भाग 4 और भाग 4 क, इनमें क्या है? इनमें जो संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या है। ठीक है, यानी कि ये लगभग प्रस्तावना से कुछ मिले जुले हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छठा। तो प्रश्न नंबर 6 हो जाएगा यहाँ पे, निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी
या नॉट कहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्नस्ट बार्कर। ठीक है, अर्नस्ट बार्कर। अर्नस्ट बार्कर ने क्या कहा है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या है कहा है? इन्होंने संविधान का कुंजी नोट कहा है। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहने वाले हैं ग्रैनविल ऑस्टिन। सही है, ये एक मतलब संविधान के बहुत बड़े संविधान वेत्ता बोलते हैं इन्हें, तो ग्रैनविल ऑस्टिन से इन्होंने क्या कहा है? भारतीय संघ को सहकारी संघवाद। तो सातवें का क्या हो जाएगा? ए। भारतीय संविधान, अगला प्रश्न आठवां, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? ठीक है, तो भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो ये दी गई है प्रस्तावना को। ठीक है, भारतीय संविधान का वह भाग जिसे आत्मा की संज्ञा दी गई है वो है प्रस्तावना। इसके विपरीत अगर आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, सही है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उन्होंने जो आत्मा की संज्ञा संविधान की आत्मा कहा है, तो वो कहा है आपका अनुच्छेद 32। किसको कहा है? अनुच्छेद 32 को। ठीक है, अनुच्छेद 32 को। चलिए अगला प्रश्न है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत कहलाता है। यह सिद्धांत क्या कहलाता है अभी? तो यह सिद्धांत कहलाता है सार्वभौमिकता। क्या कहलाता है? सार्वभौमिकता। अगला प्रश्न 10वां होगा, भारतीय गणतंत्र की प्रकृति किस प्रकार की है? तो भारतीय गणतंत्र की प्रकृति किस प्रकार की है? क्या यहाँ पर लोकतंत्रात्मक गणतंत्र है, या यह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, या भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही। सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? डी। 10वें का क्या आंसर हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? देखिए कौन सा है? समाजवादी शब्द है। ठीक है, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, पंथ निरपेक्षता को जोड़ा गया, और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो ये जो मूल उद्देशिका है उसमें है। कौन सा नहीं है? तो लोक कल्याण जो है वो उद्देशिका में नहीं है। सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? ठीक है, धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? क्या यह है कि सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है, या राष्ट्रीय धर्म का विशेष महत्व है, या सरकार द्वारा किसी एक धर्म को संरक्षण देना है, या डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा कि सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। ठीक है, तो 12वें का क्या हो जाएगा? तो 12वें का हो जाएगा ए। चलिए आगे देखते हैं, ऑप्शन नंबर 13, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13। तो 13वां प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द पंथ निरपेक्ष का अर्थ है। ठीक है, तो क्या इसका अर्थ यह है? ऑप्शन नंबर ए, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी एकेश्वरवाद, ऑप्शन सी बहुदेववाद, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये क्या कहता है? पंथ निरपेक्षता कहती है कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता होगी। 13वें का क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है 14वां, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है? सही है, तो ये स्पष्ट रूप से घोषणा हमें कहाँ पे मिलती है? तो ये मिलती है संविधान की प्रस्तावना में। संविधान की प्रस्तावना एकदम स्पष्ट रूप से कहती है कि भारत कैसा राज्य होगा? भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य होगा। चलिए अगला प्रश्न 15वां, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क व्यक्तियों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, ठीक है, तो वो कौन सा होगा? पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, समाजवाद या गणतंत्र? तो भी स्पष्ट है यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 15वें का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए लोकतंत्र है जो सभी को क्या करता है भाई? वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार प्रदान करता है। और अब जो मत डालने मतलब वोट करने की उम्र है वो कितनी हो गई है? वो हो गई है 18 वर्ष। पहले कितनी थी? 21 वर्ष। और 18 से 21 वर्ष कब हुई थी? 61वां संविधान संशोधन 1989 में। ठीक है, ये राजीव गांधी की सरकार में ये जो है संशोधन किया गया था। इसके बाद अगला है
बेरुबारी मामला किस वर्ष से संबंधित है? ठीक है, तो बेरुबारी मामला किस वर्ष से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए 1972, ऑप्शन नंबर बी 1976, ऑप्शन नंबर सी 1970 या ऑप्शन नंबर डी वर्ष 1960। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 1960। ठीक है, तो ये बेरुबाड़ी क्षेत्र है, ये पड़ता है आपका जो पहले पहले पश्चिम बंगाल में पड़ता था और अब ये बांग्लादेश को दे दिया गया है। तो बेरुबाड़ी मामला जो हुआ था 1960 में, इसमें बोला गया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बेरुबाड़ी मामला जो है कब हुआ, तो कब हुआ था वो 1960 में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए थे, तो ये कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा तीन शब्द जोड़े गए थे। देखिए, एक जोड़ा गया था समाजवादी, सही है, एक जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष और एक जोड़ा गया था अखंडता। ठीक है, जो पंथ निरपेक्ष और समाजवादी हैं ये तो जोड़े गए थे दूसरे पैरा में, और जो अखंडता है वो जोड़ा गया था 8वें पैरा में। सर, तो इस प्रकार 17वें का आंसर क्या हो जाएगा? अभी ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सम्मिलित नहीं है? देखिए, जो आपकी उद्देशिका है वो किस तरह, कौन कौन सी स्वतंत्रता यहाँ पे दे रही है? तो आपको विचारों की स्वतंत्रता मिलती है, ठीक है, विचारों की स्वतंत्रता मिलती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती है और विश्वास की स्वतंत्रता मिलती है। परंतु आपको आर्थिक स्वतंत्रता जो है वो कौन नहीं देती है? आपको उद्देश्य का आर्थिक स्वतंत्रता नहीं देती है। तो भाई 18वें का क्या हो जाएगा? 18वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 18वें का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 19वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा है? देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द जो है वो उद्देशिका में लिखा है, समाजवादी शब्द वो उद्देशिका में लिखा है, राष्ट्र निरपेक्ष शब्द उद्देशिका में नहीं लिखा है। सही है, तो 19वें का क्या हो जाएगा? 19वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला 20वां प्रश्न देखते हैं। के एम मुंशी का संबंध किससे है? ठीक है, के एम मुंशी का संबंध जो है वो किससे है? तो संविधान के प्रारूप से है के एम मुंशी का संबंध, प्रस्तावना समिति से है, मौलिक अधिकारों से है या झंडा समिति से है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? संविधान के प्रारूप से। ठीक है, संविधान के प्रारूप से। वैसे प्रारूप जो है वो किसने तैयार किया था? तो वो क्या था? बी एन राव ने। ठीक है, और जो आपकी मौलिक अधिकारों के संबंध, मौलिक अधिकारों की समिति थी वो थी वल्लभ भाई पटेल के हाथ में, और जो झंडा समिति थी वो थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथ में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अभी 21वां। 21वां देखते हैं। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है अभी? तो अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है, और वो कब हुआ है? 42वां संविधान संशोधन 1976। तो 21वें का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न 22वां नंबर। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था दी गई है? तो भारत के संविधान की जो उद्देशिका है उसमें आपको 3 प्रकार की, सही है, कितने प्रकार की? 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था दी गई है। वो कौन कौन से हैं? देखिए, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। कौन कौन से 3 न्याय हैं? तो पहला सामाजिक न्याय है, और दूसरा राजनीतिक न्याय है, और तीसरा आर्थिक न्याय है। तो 22वें का क्या हो जाता है? तो 22वें का हो जाता है ऑप्शन नंबर, 22वें का क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है, तो कब किया गया था? 42वां संशोधन, संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, तो 23वें का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ऑप्शन 24वां। भारत के संविधान के उद्देश्यों में सम्मिलित आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? भारत के संविधान के उद्देश्यों में सम्मिलित आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है उद्देशिका और मूल अधिकार में, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, और मूल अधिकार और राज्य नीति निर्देशक तत्वों में, और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक तो उद्देशिका में और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या मिलता है आपको?
आर्थिक न्याय का उपबंध जो है देखने को मिलता है, बल्कि मूल अधिकारों में आर्थिक जो है आपको आर्थिक अधिकार नहीं दिए गए, यानी कि जैसे संपत्ति का अधिकार है तो वो आपसे मूल अधिकारों में अब नहीं दिया गया है। तो 24वें का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 24 का क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी। 25वां, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है? तो कौन करता है? तो इसका फिर वही आंसर होगा कि संविधान की प्रस्तावना जो है वो भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। चलिए अगला प्रश्न है 26वां। तो 25वें का क्या हुआ अभी? 25वें का बी। 26वें का क्या होगा? निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? तो इसका आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए, बी वल्लभ भाई पटेल, सी बी आर अम्बेडकर, या डी के एम मुंशी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी, यानी के एम मुंशी। के एम मुंशी ने प्रस्तावना को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निहित सामाजिक समता का अर्थ क्या है? ठीक है, तो इसका अर्थ क्या? ऑप्शन नंबर ए, अवसरों का अभाव, ऑप्शन नंबर बी, विषमता का अभाव, ऑप्शन नंबर सी, समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? 27 का सही आंसर हो जाएगा। तो 27 का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान में जो निहित सामाजिक समता है उसका अर्थ है कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति जो है नहीं है। चलिएगा, देखिए आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। इसमें 27 ही प्रश्न थे। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेंगे, सही है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ये किताब अब मैं पूरी ख़त्म करूँगा और एक दो दिन में एक वीडियो जो है मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।